प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई और उसका रिजल्ट भी आ गया। बहुत से आप जैसे विद्यार्थी बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं और परीक्षा का परिणाम देख करके बहुत ही अपार प्रसन्नता मिली। और इस साल अब जो नए विद्यार्थी कक्षा 12 में प्रवेश किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष नवीन विषय संस्कृत कक्षा 12 को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। उसमें एक जितना भी उसका पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम को मैं सही समय पर प्रारंभ करके परीक्षा के कुछ समय पहले तक अंत करने का प्रयास करना चाहता हूं। और आप सभी जितने भी इंटरमीडिएट कला वर्ग के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने संस्कृत विषय लिया है वो संस्कृत विषय से घबराएं ना। मैं पूरा उनको सहयोग करूंगा कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि परीक्षा में हम 100% नंबर ला सकें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज चंद्रापीड कथा बाण भट्ट जी द्वारा रचित कादंबरी नामक उत्कृष्ट रचना का एक छोटा सा अंश आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा में रखा गया है, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो चंद्रापीड कथा के नाम से प्रारंभ होता है। ठीक, तो इस चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग को हमें पढ़ना है। बहुत छोटा सा है, ज्यादा भी लंबा नहीं है इसका। जहां से परीक्षा में प्रश्न आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो इसमें पढ़ना क्या है सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो आप यह जान लीजिए कि परीक्षा में गद्य से पद्य से 3-4 प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ दे देगा, पंक्ति दे देगा, उसको पढ़िए और नीचे उसकी पूछे गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न जैसे पाठ परिचय से पूछेगा या कवि का परिचय पूछ लेगा, कवि की रचना के बारे में पूछ लेगा और एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। ये 3 प्रक्रम रखे गए हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले देखिए, ये किताब है आपकी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए राजीव प्रकाशन कक्षा 12 की किताब है। आप सभी लोग देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। तो इसका पेज जो है शुरू का ही एकदम खोल लीजिएगा। जहां देखिए लिखा है महाकवि बाण भट्ट, ये देखिए लिखा है महाकवि बाण भट्ट का परिचय। यहीं से मैं आपको एकदम प्रारंभिक तौर पे बताने का प्रयास कर रहा हूं और इसके बाद पढ़ाने के बाद, इसको समझाने के बाद किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे इसको मैं बताऊंगा। आइए जीवन परिचय महाकवि बाण भट्ट का थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। लिखा है बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, महाकवि बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। याद रखिएगा, महाकवि बाण भट्ट जो हैं वे संस्कृत साहित्य के पद्य कवि नहीं बल्कि गद्य कवि के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके समय, जीवन परिचय तथा रचनाओं आदि के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसका कारण है उनके आश्रयदाता हर्षवर्धन का ऐतिहासिक व्यक्तित्व होना, साथ ही उनकी कृतियों में वर्णित घटनाएं तथा अन्य बाह्य साक्ष्य भी उसे प्रमाणित करते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे प्रश्न एक बन रहा है कि महाकवि बाण भट्ट किसके आश्रय में रहते थे, महाकवि बाण भट्ट किस राजा की दरबार में रहा करते थे। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में महाकवि बाण भट्ट जी जाने जाते थे। याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास, इनकी एक रचना है हर्षचरित। हर्षचरितम में जो है
इनके जो दो भाग हैं, प्रथम एक उच्छ्वास दो उच्छ्वास, ठीक है, भागों को उच्छ्वास यहाँ पे लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, ये हर्षचरित इनकी एक रचना है और सम्राट हर्षवर्धन के राज्य दरबार में रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा, सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबार में रहा करते थे, इसलिए इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के नाम पर एक रचना लिखी जिसका नाम हर्षचरितम रखा। और इस हर्षचरितम में सम्राट हर्षवर्धन की पूरी जीवन परिचय को, जीवन गाथा को उन्होंने स्पष्टित किया है। ये आप जानकारी रखिए। अपने उसी हर्षचरित नामक ग्रंथ के प्रथम दो भागों में अर्थात दो उच्छ्वासों में उन्होंने अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति भी बताई है। इसके कहने का यह मतलब है, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में तो महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरितम नामक अपने ग्रंथ में लिखा ही है मैटर, उसके साथ साथ हर्षचरितम के प्रारंभिक दो उच्छ्वास अर्थात दो पार्ट या दो भागों में बाणभट्ट जी ने अपने वंश के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने खानदान के बारे में भी वर्णन किया है कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता का नाम, मेरे माता का नाम, मेरे दादा दादी का नाम, या उनसे पहले के पूर्वज कौन थे, वे क्या करते थे, किस गांव में रहते थे, किस कुल से संबंधित थे, तमाम प्रकार की बातें अपने हर्षचरितम नामक ग्रंथ में प्रथम दो उच्छ्वास में बाणभट्ट ने लिखा है। याद रखिएगा, सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबार में महाकवि बाणभट्ट रहा करते थे, उसके साथ साथ सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबार में रहने के कारण, उनके आश्रयदाता होने के कारण हर्षवर्धन के बारे में महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरितम नामक रचना लिखा या अपना एक ग्रंथ लिखा जिसमें हर्ष के बारे में ही सब कुछ बताया। इसके साथ साथ हर्षचरितम में जो प्रथम दो उच्छ्वास है, जो प्रथम दो पार्ट या दो भाग है, उसमें इन्होंने अपना तथा अपने कुल गौरव का भी वर्णन किया है। मित्रों, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, इसका बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाकर मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूं। आगे देखिए क्या लिखा है, इनके वंश प्रवर्तक वत्स सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। याद रखिएगा, इनके जो वंश प्रवर्तक थे, माने इनका वंश कहां से प्रारंभ हुआ, तो एक वत्स नामक व्यक्ति थे जो सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। याद रखिएगा, बाण के पिता का नाम चित्रभानु था तथा माता का नाम राजदेवी था। ये भी आपको याद रखना है। या मैं आपको और थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि वत्स लिखा है ना, कि वत्स इनके पूर्वज जो थे या इनके वंश के जो प्रवर्तक थे वो वत्स थे, ठीक है। उसी वत्स के यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसी वत्स के यहाँ कुबेर नामक एक जो है, क्या बोलते हैं, इनके पूर्वज की उत्पत्ति हुई। कुबेर के चार पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। जो चौथा पुत्र पाशुपत था कुबेर का, उसी कुबेर के उसी पाशुपत के 11 पुत्र हुए और उन 11 पुत्र में 7वें नंबर का जो पुत्र था उनका नाम अर्थपति था। अर्थपति, ध्यान दीजिएगा, अर्थपति के इकलौते पुत्र का नाम चित्रभानु पड़ा और चित्रभानु के पुत्र का नाम बाणभट्ट पड़ा, ठीक। और बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बाणभट्ट का एक छोटा सा कुल क्रम है। आप इसे एक छोटा सा कुल क्रम समझें या आप जो समझें, ये इनका कुल क्रम था। याद रखिएगा, कुबेर, फिर उनके पुत्र 4, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत, फिर पाशुपत के 11 पुत्र, 11 पुत्र में 7वें पुत्र का नाम अर्थपति, अर्थपति के पुत्र का नाम चित्रभानु और चित्रभानु के पुत्र का नाम बाणभट्ट, बाणभट्ट के पुत्र का नाम पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, ठीक। अब देखिए, अब इनके पिता का नाम चित्रभानु था और माता का नाम राजदेवी था। ये याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आ सकते हैं।
फिर बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया, राजदेवी जो इनकी माता थी उनका देहांत हो गया, और पिता ने उनका पालन पोषण किया। 14 वर्ष की आयु में ही इनके पिता अर्थात चित्रभानु जी का भी स्वर्गवास हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का बचपन में देहांत हो गया और इनके पिता से चित्रभानु का भी 14 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया। अब क्या हो रहा है आगे देखिएगा कि पिता की मृत्यु के बाद शोक संतप्त, शोक में डूबे हुए बाण अपने मित्रों के साथ देशाटन पर निकल पड़े। सोचिए, 14 वर्ष की एक छोटी सी अवस्था में अपने माता पिता को खोने के पश्चात शोक में डूबा हुआ यह बालक अपने अन्य कुछ मित्रों को लेकर के देशाटन मतलब पूरे देश का भ्रमण करने के लिए ये अपने घर से निकल पड़े। यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे। यायावरी जीवन का मतलब खाना बदोशी जीवन। खाना बदोशी जीवन का मतलब होता है जिसका कोई घर ठौर ठिकाना न हो। भ्रमण के दौरान, भ्रमण मतलब घूमने के दौरान बाण बहुत से राज दरबारों एवं गुरुकुलों में भी गए। विद्वानों के बीच रहते हुए बाण की प्रकृति बदल गई। देखिए, एक कहावत है कि हम जैसे कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगत। मतलब जिस प्रकार से हम जैसी संगति करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भी वही सब परिपाटियां प्रदर्शित होने लगेंगी। तो बाण भट्ट जो थे अपने देशाटन करने के अर्थात घूमने के दौरान, देश विदेश घूमने के दौरान ये विद्वानों के बीच में रहे थे। तो विद्वानों के मुख से गलत बातें तो निकलेंगी नहीं, तो उन विद्वानों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता गया और वे अपने वात्स्यायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव के होकर जन्मभूमि को लौट आए। इसको थोड़ा सा मैं आपको सार रूपी समझाता हूं। कहने का मतलब यह है कि बाण भट्ट की एक छोटी सी अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया और 14 वर्ष जाते जाते इनके पिता का देहांत हो गया। इनके कुल से मैं आपको फिर से एक बार जोड़ता हूं कि सरस्वती के चचेरे भाई वत्स थे, उनके यहां कुबेर नामक एक ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। कुबेर जिसकी उत्पत्ति हुई बहुत महान विद्वान कहलाया और उसी महान विद्वान, उसी महान ब्राह्मण के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया। अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत। उनकी अनुवांशिकता उनके अंदर भी आई। पढ़ाई लिखाई में कुबेर बहुत तेज थे, विद्वान थे। सभा चौपालों में, चौपाटियों में उनका नाम दिया जाता था। इतने महान विद्वान के यहाँ 4 लोग उत्पन्न हुए, वे भी महानता को प्राप्त किए। माने उनका पूरा का पूरा जो वंश था वो महानता के शिखर पर जा बैठा था और अपने इसी महानतम वंश में बाण ने भी जन्म लिया। कहने का आशय यह है कि इनके जितने भी पूर्वज हुए सब एक से बढ़कर एक विद्वानता को प्राप्त की और उसी विद्वानता में बाण भट्ट का भी नाम आता है। तो ये बहुत से राज दरबारों में घूमे, बहुत से व्यक्तियों से मिले, बहुत से आचार्यों, बहुत से जो है कि गुरुओं से मिले, लेकिन धीरे 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 जब उनकी संगत में पड़ते गए तब उन्हें अचानक ये गंभीरता उत्पन्न होने लगी कि जो इनका सार अपने कुल में ही है वैसा और कहीं नहीं है। हमारे पूर्वज तो इनसे भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ समझा, जो कुछ समझाया, जो कुछ सिखाया, वो महानता के शिखर पर है। ये तमाम प्रकार की बातों के आशय को समझ करके एक बार फिर ये अपनी जन्मभूमि को लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोन अर्थात सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक गांव में था। इनके पूर्वजों का जो निवास स्थान था वो सोन नदी अर्थात प्रीतिकूट नामक गांव में था। ठीक मित्रों, ये बाण भट्ट का जीवन परिचय था। अब आइए हम लोग इनके समय पे चलते हैं, अर्थात ये कब जन्म लिए थे, किस सन में जन्म लिए थे, इसका कोई प्रमाण है कि नहीं है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, समय में नीचे लिखा है
कि बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। बाण भट्ट जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, अर्थात उनके सभा के ये पंडित थे। उनके राज दरबारी कवि के साथ साथ उनके पंडित के रूप में भी ये जाने जाते थे। अतः बाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। इसके कहने का यह मतलब है, बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिनका जीवन काल कब था ये जानकारी नहीं प्राप्त किया गया, लेकिन बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि होने के नाते यहाँ पे जनश्रुतियां कह रही हैं कि बाण भट्ट जिसके राज दरबार में रहते थे उनका जो है अर्थात हर्षवर्धन का समय काल पता है, मालूम है। तो इसके आधार पे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाण भट्ट का भी जो है यही समय रहा होगा। ये देखिए आगे लिखा है कि हर्ष बोले तो सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक अर्थात राजा बनने की प्रतिक्रिया अक्टूबर सन 606 ईस्वी में, अक्टूबर सन 606 ईस्वी में संपन्न हुई और हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। माने ध्यान दीजिएगा 606 में उनका राज्याभिषेक हुआ अर्थात राजगद्दी पर वे आसीन हुए अर्थात राजा बने और 648 में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। 42 वर्षों तक वे राजगद्दी को संभाले थे। कौन? सम्राट हर्षवर्धन। ताम्रपत्रों तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग। अब देखिए पहले के जमाने में आज के जमाने से बहुत तुलना न किया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था और आज का कुछ और है। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी कि किसी भी बात को किसी भी चीज को संजो करके रखा जाए। तो पहले ताम्रपत्र चलते थे। ताम्रपत्र का मतलब होता है एक पत्ता था, उसी पत्ते पे सब लिखे जाते थे। तो वही देखिए लिखा है ताम्रपत्रों पर तथा चीनी यात्री, चीन से आया हुआ एक यात्री था, ध्यान दीजिएगा, चीन से आया हुआ एक यात्री था जिसका नाम था वेनसांग ने के संस्करणों में से तिथियां निर्णित हो चुकी हैं। माने उसने अपने द्वारा लिखित लेखों में उसने यह तिथि बताई है, इसके आधार पर भी कहा जा सकता है। वेनसांग ने 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था। वो जो चीनी यात्री था वेनसांग, वो 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में वह घूमा था। पूरे चीन का था लेकिन भारत में वो 629 से 645 ईस्वी तक घूमा था और वह सम्राट हर्षवर्धन के निकट संपर्क में भी आया था अर्थात सम्राट हर्षवर्धन से वह मिला भी था। अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना उचित जान पड़ता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बाण भट्ट का जीवन परिचय पढ़े, अब उसके बाद आप बाण भट्ट का समय पढ़ रहे हैं कि किस समय में बाण भट्ट जन्म लिए थे। तो इसमें बहुत मोटा मोटी आप ज्यादा जो है कि जानने का प्रयास में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि महाकवि बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक सन 606 ईस्वी में हुआ था और 606 से लेकर के 645 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन जो थे वो अपनी जो है राजगद्दी को संभाले थे अर्थात राजा बने हुए थे। उन्हीं के इसी समय में 600 ध्यान दीजिएगा 606 से लेकर के 648 ईस्वी तक जो इनकी मृत्यु, उन्हीं के बीच में ये बाण भट्ट भी थे। और सुनिएगा वेनसांग ने अपनी पुस्तक अपने ग्रंथ में यह लिखा है 629 से 645 ईस्वी तक वो भ्रमण किया था और वह सम्राट हर्षवर्धन से मिला भी था। ये सब मैटर, ये सब बातें आप कहाँ लिखेंगे? बाण भट्ट के जीवन परिचय में नहीं बल्कि समय नामक हेडिंग में। अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि बाण भट्ट का जीवन परिचय लिखते हुए उनके समय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए, तो जीवन परिचय आपको जितना बताया गया उतना आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप समय लिखिएगा, समय में ये सब बातें लिखिएगा। तत्पश्चात अब आगे देखिए लिखा है 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर अनेक संस्कृत ग्रंथकारों ने बाण माने बाण भट्ट और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है। अतः बाण के समय के विषय में कोई भी विवाद नहीं है।
कहने का मतलब यह है सन 600 ईस्वी से लेकर के 648 ईस्वी के बीच में सम्राट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि होने के नाते ये इनका समय यही माना जा सकता है। अब अगर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ दिया कि बाणभट्ट का समय काल क्या है, तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध याद रखिएगा। 7वीं शताब्दी का पहला जो समय था तभी ये हुए थे। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या अंतर है, तो 7वीं शताब्दी का अगर पूर्वार्ध कहा जाए तो 50 साल के पहले अर्थात 1 से लेकर के 50 साल, ठीक। और 7वीं शताब्दी का क्या बोलते हैं उसको, उत्तरार्ध अगर कहा जाए तो 51 से लेकर के 100, मतलब 601 से लेकर के 650 तक पूर्वार्ध हो गया 7वीं शताब्दी, और 651 से लेकर के 700 में ये उत्तरार्ध हो गया। समझ में आया बात। अब आइए इनकी रचनाएं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से बाणभट्ट के कुल 2 ही ग्रंथ जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वे केवल 2 ग्रंथ हैं। पहला है क्या, हर्षचरित, और दूसरा है कादंबरी। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन 2 ग्रंथों के बाद भी इनके 3 ग्रंथ प्रामाणिक तौर पर तो नहीं लेकिन मानी जाते हैं। इनके 3 ग्रंथ क्रमशः इस प्रकार हैं, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय। परंतु ये तीनों रचनाएं जो हैं, देखिए नीचे साफ तौर पे लिखा है, ये तीनों रचनाएं प्रामाणिकता के आधार पर संदिग्ध हैं, अर्थात आशंका से युक्त हैं कि इनकी रचनाएं ये हैं भी और शायद नहीं भी हैं। बहुत सी जनश्रुतियां अपना अलग अलग तथ्य रखी हुई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप इतना जानते रहिए, महाकवि बाणभट्ट की जो प्रामाणिक रचना है 2 रचना है। कौन कौन, हर्षचरित और कादंबरी, ठीक, ये आप याद रखिएगा। अब इनकी जो 5 रचनाएं हैं, हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय, इन 5 ग्रंथों में, इन 5 अपनी पुस्तकों में इन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया है, ये मैं आप लोगों को अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इतना अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए। और मित्रों एक बात मैं आपको और कह दूं कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई अभी से करना प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आप उतना नंबर क्रिएट करेंगे संस्कृत विषय में जितने की आपको आवश्यकता है, जितना आपकी जो है कि अभिलाषा है, उसी आधार पे आप नंबर प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वो कहावत चरितार्थ करनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जल बिंदु निपातेन पूर्यते घट। जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से विद्या का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने से विद्यार्थी विद्वान भी हो जाता है। तो मित्रों आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए। कल मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इनकी एक एक रचनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।